हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में ग्रुप डी एग्जाम के लिए रेलवे जैसा प्रश्न पूछती है जीके साइंस के, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी के पेपर में जो जीके साइंस के सवाल पूछे जाते हैं वो टोटल 45 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार का हमारा टारगेट है कि हमें पूरे 45 में से 45 सही करना है। तो लगातार एक एक क्लास को और जितनी भी क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें, काफ़ी अच्छी तरीके से उसे तैयार भी कर रहे हैं। तो साथ ही आज के इस क्लास में जैसे ग्रुप डी में जिस लेवल के सवाल पूछा जाता है उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का जो सही करने का टारगेट रहेगा वो 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं साथ ही ग्रुप डी में कैसे सवाल पूछे आएंगे और आपको इन्हीं टाइप के सवाल को तैयार करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। तो मेरे दोस्त लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो इस बार जो आपका पेपर होने वाला 32,438 पदों के लिए, तो आपको मालूम है कि जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग से सबसे अधिक 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होने वाला है, जो कि मेरे दोस्त 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 का माइनस मार्किंग होगा, यानी 3 गलत करने पर आपका एक जो सही कह रहेंगे उसमें से 1 नंबर काटा जाएगा 3 गलत करने पर। ओके मेरे दोस्त, तो यह पूरा आपका प्रक्रिया होने वाला है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? बताइए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो आप सभी को मालूम है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन से कौन सा शब्द संबंधित है? तो सर जी, पंचायतें संबंधित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? बताइएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, यानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो सर जी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 को, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को ये किस कारक के रूप में जाना जाता है? बताइए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को किस कारक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, उत्पादन कारक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1940 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकरदेव ने बनाया था? भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकरदेव ने बनाया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए ब्रजावली है। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सर ये तो मध्य प्रदेश का है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिस भवन की दीवारें और छतें किसी अन्य भवन से स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान हो, उसे क्या कहा जाता है? जिस भवन की दीवारें और छतें किसी अन्य भवन से स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा भवन कहते हैं? तो सर जी पृथक भवन, यानी पृथक मतलब अलग अलग भवन।
ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो सर ये मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहते हैं? तो सर ये बृहत क्षरण बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज या सत्य साधक समाज की स्थापना की? बताइए दोस्त कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो आप सभी को मालूम है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर करिएगा और चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो सर ये आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन ये कहां पर किया गया था? यानी किन आईआईटी किया गया था, यानी किस आईआईटी शहर में किया गया था? कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन तो सर ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष में एनआईपी यानी नई औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था? बताइए किस वर्ष में एनआईपी में संशोधन के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों मेरे याद रखिए 1991 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाले समय निम्न में से कौन सा है? बताइए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसके द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मेमोरी एक्सेस टाइम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 को हल करिए। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? बताइए उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए पैंजिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम यह किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्त मेरे याद है कि 1969 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिल स्टेशन माउंट आबू यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सर ये तो अरावली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया? बताइए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा ये 73वें संशोधन में। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को किससे जोड़ता है? गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो कि प्रयागराज को किससे जोड़ता है? तो सर जी प्रयागराज से यह हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ये किस घराने से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए मेवाती घराने से हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है? भाई आपको कंप्यूटर के सवाल आना चाहिए क्योंकि लगभग 2 सवाल पेपर में आने वाले हैं ग्रुप डी के। तो बताइए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए तो कौन सा शॉर्टकट, कौन सा कंट्रोल होता है? कंट्रोल वाई होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। अशोक के अधिकांश शिलालेख ये किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? बताइए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, आमतौर पर यह किसके भूकंप के कारण होता है? बताइए सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहते हैं, आमतौर पर जो मेरे दोस्त परिणाम से अधिक 7.5 के भूकंप के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो आप सभी को मालूम है कि बिहार का है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है बिहार का। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 कॉल करिए। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर ये किस पर्वत शिखर का है? बताइए माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर जो कि मेरे दोस्त ये ज्वालामुखी शिखर का प्रकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्त मेरे याद रखिए भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनको भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की जो प्राप्तियां हैं और व्यय इनका लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो CAG होते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाला धात्विक खनिजों को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए प्लेसर निक्षेप के रूप में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन के नहीं जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा भारत का जो शहर है कि लोहा और इस्पात उत्पादन के नहीं जाना जाता है? तो याद रखिए सूरत है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। मैग्नोलियोफाइटा ये पुष्पी पादप होते हैं जिन्हें और भी क्या कहा जाता है? भाई नाम भी देखिए मैग्नोलियोफाइटा है जो ये पुष्पी पादप होते हैं जिन्हें और भी क्या कहते हैं? तो याद रखिए एंजियोस्पर्म यानी आवृत्त बीजी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था और मेरे दोस्त 1961 में समाप्त हुआ था। तो इसका मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? तो 25% का वृद्धि करना था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33। पहला मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1531 1494 फरगना के सिंहासन पर तब बैठा जब वह केवल कितने वर्ष का था? तो भाई बाबर कितने वर्ष का था जब वह केवल मतलब कि वर्ष पे बैठ गया था सिंहासन पर? कितने वर्ष का था? तो केवल 12 वर्ष का था भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर जी उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है?
भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। गांधीवादी योजना 1944 गांधीवादी आर्थिक चिंतन की भावना का समर्थन करते हुए किसके द्वारा तैयार की गई थी? बताइए। गांधीवादी योजना 1944 गांधीवादी आर्थिक चिंतन की भावना का समर्थन करते हुए यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस तो आपको मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? बताइए। बताइए, डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो दोस्त मेरे 1848 से 1856 तक। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस शहर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया था? बताइए, किस शहर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिए, शिलोंग में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है? बताइए, महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है? तो सर ये संयुक्त अरब अमीरात से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। डैश एक अंतर्देशीय नदी पत्तन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी घाटी के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है। तो भाई याद रखिएगा, कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी पत्तन है। ये तो सभी को मालूम है कि अंतर्देशीय नाम आया तो वह कोलकाता हुआ। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? बताइए, छड़ी नृत्य तो आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है और जो कि छड़ी नृत्य के समान है। कौन सा भाई? तो याद रखिए, कोला नालू है। बी ऑप्शन कोला नालू बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त वर्तमान किस राज्य से एक राजपूत राजकुमारी थी? बताइए, मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त यानी वर्तमान में किस राज्य से एक राजपूत राजकुमारी थी? तो वर्तमान का राज्य कौन सा है? तो सही राजस्थान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 44। एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य एक घोषणा है। एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाए गए सतत विकास के उद्देश्य एक घोषणा है। तो याद रखिए 21वीं सदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है? बताइए, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है? तो सर जी बॉटम है। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए धारावी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किससे लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से? तो दोस्त मेरे आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी? बताइए, किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत के सिद्धांत की शुरुआत की? तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। नियत विनिमय दर प्रणाली यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये किस विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है? बताइए, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है सिस्टम में, ये किस में विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है? तो याद रखिए सरकार विनिमय दरों पर। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50।
प्रादेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? प्रादेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? तो सर जी अनुच्छेद 226 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी साथ बताएंगे। भाई आपको डेली क्लास मिलेगी। अब यहाँ से तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब नवंबर का महीना चल दिया है मेरे दोस्त, एक भी दिन रुकना नहीं है, डेली क्लास करनी है आप सभी को। कल के बाद से आपका नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है। ओके भाई, तो अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोपहर 12 बजे एक और क्लास आएगी, तो आप जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।